Hello students, yesterday we have discussed about the Wheatstone bridge principle. आज हम क्या है उस ब्रिज प्रिंसिपल पे कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली हम उसका यूज करते हैं। हमारी लैब में भी उसका यूज है, एक एक्सपेरिमेंट भी है और हमारे थ्योरेटिकल सिलेबस में भी जो एग्जाम में आपके आता है उसी से रिलेटेड हमारी थ्योरी भी है कि वो एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका वो ऐसे ही है कि अननोन रेजिस्टेंस को निकालना। लेकिन आप जब लैब में उस पर काम करोगे या प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं दिया मिलेगा कि एक ब्रिज है उसमें पी क्यू आर एस ऐसे दिया हुआ है। वहाँ पे एक पूरे कंपोनेंट सजे हुए मिलेंगे। आपको पता करना पड़ेगा इसमें पी क्यू आर एस का क्या मतलब है, किसको हम एक रेजिस्टेंस बोलेंगे, किसको दूसरा बोलेंगे और कैसे हम अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और जो फर्स्ट है उसका नाम है मीटर ब्रिज या फिर उसी को हम बोलते हैं स्लाइड वायर मीटर ब्रिज। स्लाइड वायर मीटर ब्रिज या इसी का नाम सिंपल ऐसे भी है मीटर ब्रिज। लेट मी चेक इट इज विजिबल। ओके, स्लाइड वायर मीटर ब्रिज और सिंपली मीटर ब्रिज। इसमें क्या होता है, मैं पहले आपको ये पूरा बना के दिखाता हूं और फिर मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। ये कॉपर स्ट्रिप है, ये एक दूसरी कॉपर की स्ट्रिप है, इन दोनों के बीच में ये गैप है और ये एक दूसरे एंड पे जैसी ये है ऐसी ही एक और कॉपर स्ट्रिप है। और ये पूरी अरेंजमेंट जो है एक वुडन के बोर्ड पे लगी हुई है, जैसे लकड़ी का बोर्ड होता है उसके ऊपर ऐसे लगी हुई है हॉरिजॉन्टली। और मैं उसको आपको सामने से ऐसे जैसे हॉरिजॉन्टली एक ब्रिज एक कॉपर की स्ट्रिप एक इधर और एक दूसरे कॉर्नर पे, उसको मैं खड़ा करके दिखा रहा हूं आपको वर्टिकल डायरेक्शन में। और इसके ऊपर ये एक वायर होती है, ये वायर जो है कॉन्स्टेंटन की या फिर मैग्नीन की बनी होती है। ये कोई भी एक मटेरियल होता है, इसकी क्यों बनी रहती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है जब इसमें करंट फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करने से हीट जनरेट होती है आई स्क्वायर आर टी। हीट जनरेट होने से करंट बढ़ जाता है, तो करंट के बढ़ जाने से इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। इसके जो अल्फा की वैल्यू होती है थर्मल कोफिशिएंट की, वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होती है। तो इस तरह का मटेरियल की ये बनी रहती है। अब ये जो वायर जो है और यहाँ पे एक मीटर ब्रिज एक मीटर रहता है, 1 मीटर स्केल जिसको हम बोलते हैं। और इसके ऊपर ये 1 2 3 4 ऐसे जो एक कोई भी आपने 1 मीटर का टेप देखा होगा या फिर इस तरह से एक लकड़ी का भी इस तरह का मीटर आता है 1 मीटर लेंथ मापने के लिए। तो ये 1 2 3 4 ऐसे 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर या फिर 1 पूरा कंप्लीट मीटर, ये ऐसे होता है। और ये पॉइंट का नाम है मान लिया ए, ये पॉइंट का नाम है मान लिया सी, बी बीच में आएगा कहीं, अभी मैं बताऊंगा। अब इस वायर को क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक की लगा देते हैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए। दिस इज ए बैटरी।
यहां पर क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से एक नॉन रेजिस्टेंस यहां पे लगाएंगे हम। रेजिस्टेंस बॉक्स लास्ट क्लास में बता दिया था कि वहां से एक नॉन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हम पिक कर सकते हैं और जो जरूरत है उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लिया उस रेजिस्टेंस का नाम जो है आर है, या मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रेजिस्टेंस इज आर। यहाँ पे एक अनोदर रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका हमें पता करना है इस एक्सपेरिमेंट में, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस इस रेजिस्टेंस का नाम है मान लिया एस, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें क्या करते हैं, यहां कहीं बीच में मान लिया ये पॉइंट का नाम जो है डी है, इस डी पॉइंट से एक वायर लेके आते हैं। इस वायर में एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, और ये गैल्वेनोमीटर वायर जो होती है ये हमारे हाथ में होती है, और वो हम फ्रीली अपनी जरूरत के हिसाब से उसको इस वायर के ऊपर ए से सी के बीच में कहीं पे भी टच कर सकते हैं हम लोग। तो ये ऐसे हम वायर को स्लाइड वायर पर, इसका क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये वायर जो है इसको हम स्लाइड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इधर से लेके उधर तक इसके ऊपर टच कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, जब बैटरी के यहाँ पे की को क्लोज कर देंगे तो बैटरी से करंट स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये बैटरी से करंट स्टार्ट होगा तो ये आई करंट इधर से आएगा ऐसे। फिर ये जब ए पॉइंट पे होगा, ए पॉइंट पे आने के बाद एक तो ये करंट इस वायर से ए टू सी जा सकता है, मान लिया जहां पे टच किया इस पॉइंट का नाम जो है बी है, और दूसरा यही करंट इस कॉपर स्ट्रिप से होते हुए इस रेजिस्टेंस आर में जा सकता है, और ये रेजिस्टेंस आर से जो करंट जाएगा फिर डी से या तो वो इधर आ जाएगा गैल्वेनोमीटर की तरफ या फिर एस की तरफ चला जाएगा, और फाइनली एक जो करंट नीचे से ए से सी की तरफ चला था और दूसरा ऊपर की तरफ चला था, ये दोनों करंट जो है फाइनली सी पॉइंट पे मीट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इस की को क्लोज करेंगे, ये जो की के है, तो करंट स्टार्ट हो जाएगा, तो करंट क्या है दो तरफ जाएगा। उसके बाद इधर से यहाँ पे करंट है, हम कहां पे इसको ऐसा टच करेंगे कि गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, मतलब नो करंट इन दी गैल्वेनोमीटर, और उस सिचुएशन में ये ब्रिज जो है बैलेंस्ड हो जाएगा। और फिर हम क्या रखते हैं, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो अब देखो, अभी आपको ये इस तरीके से फिगर देख के आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कहां पे, हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कैसे। मैं इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बना के दिखाता हूं। ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को पकड़ो आप, इस ए पॉइंट से दो तरफ करंट गया, मान लिया ये जो इधर करंट गया है इसका नाम मैंने दे दिया, जहां पे ये मतलब इतना पोर्शन जो है, क्योंकि अब ये दो पोर्शन बन गए ना, आधा इधर बन गया बी से और बाकी का उधर बच गया, और ये टोटल लेंथ जो है मान लिया 100 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, तो ये लेंथ मान लिया एल है और ये 100 माइनस एल हो जाएगी। तो ये बी पॉइंट वो पॉइंट है कि यहां से आप इसको टच करने से ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, इसको हम स्लाइड करके इधर या उधर करके चेक करेंगे पहले, जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर देगा उस पॉइंट को हम बी पॉइंट का नाम देंगे। तो ये ए से पी एक रेजिस्टेंस बन गया, मान लिया इसका नाम जो है पी है, तो ये इधर गया पी रेजिस्टेंस, बाकी का जो बच गया बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक ये दूसरा रेजिस्टेंस है जो कि इसमें से बच गया, इसका नाम जो बन गया क्यू बन गया। तो देखो ए से शुरू हुआ, ए टू बी, बी टू सी, सिर्फ क्या है तो लगातार ये ए से सी, है तो लगातार ये ए से सी, लेकिन ए से बी तक का जो हमने नाम था उसका नाम दे दिया बी, और जी से बी से सी है इसका नाम दे दिया हमने क्यू। अब देखो ए से जो बाकी करंट जाएगा वो इधर जाएगा आर की तरफ, तो ए से जो बाकी का करंट गया, मान लिया इधर जो है करंट आया था आई, और इसमें से ये करंट गया I1, तो बाकी का जो करंट होगा वो R की तरफ जाएगा, तो इधर बाकी जो मैंने है इसका नाम दे दिया R, और इसमें जो करंट गया वो गया I माइनस I1, R पे गया। R के बाद फिर क्या है, पॉइंट D है, ये पॉइंट D मैंने मान लिया यहाँ पे। अब इसको मैंने D पॉइंट को मैं क्या करता हूं, यहां से जोकी भेजता हूं, मतलब जोकी वाला कनेक्शन, और वो B पे जाके मिलता है, तो ये जोकी वाला कनेक्शन गया और ये बी पे जाके मिल गया। बाकी जो फिर था
ये जोकी के बाद ये एस रेजिस्टेंस था, तो ये एस रेजिस्टेंस गया और ये जाके कहा मिला सी पे, तो ये मिल गया सी पे, तो इसका नाम क्या है एस। तो इसमें करंट क्या आएगा, इधर गया आई जी, बाकी का जो आएगा इसमें से उसकी वैल्यू रख देंगे। तो करंट तो ठीक हम यहां से भी समझ लेंगे डायरेक्ट। और ये जो बैटरी थी इस तरीके से ऊपर दिखाओ या नीचे दिखाओ, या तो इसको ऐसे दिखा देते हैं या फिर मैं नीचे दिखा रहा हूं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि कनेक्शन तो सारे वही हैं। ये बैटरी और ये की, दिस इज बैटरी। तो अब ये तो बन गया मीटर ब्रिज, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आपको पूरा प्रिंसिपल और सब कुछ पता है जिसके बारे में। तो जिसमें आपको ये भी पता है कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस कब होगा, जब ये बैलेंस्ड होगा। तो जब बैलेंस का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। डिफ्लेक्शन नहीं दिखाने का मतलब आप क्या करोगे, बस आपको क्या करना है, बैटरी से करंट शुरू करने के लिए इस की को क्लोज कर दोगे। की को क्लोज करने के बाद यहाँ करंट आ जाएगा, यहाँ से दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब यहाँ से दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके बाद ये करंट इसमें ना जाए उसके लिए आप क्या करोगे, इस जॉकी को, जॉकी मतलब कुछ नहीं है, जैसे ये मार्कर का एक पिन है आगे का, इसी तरीके की एक जॉकी होती है, उसको आप अलग अलग जगह पे आराम से टच करके देख सकते हो। और जब आप इसको टच करके देखोगे एक ऐसी लोकेशन आप चूज कर लोगे जहां पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। इसका मतलब डी से बी की तरफ फिर कोई करंट नहीं आ रहा है। और वो क्या सिचुएशन बन जाती है, वो सिचुएशन बन जाती है देयर इज नो डिफ्लेक्शन, जिसको हम व्हीटस्टोन प्रिंसिपल की भाषा में बोलते हैं आवर ब्रिज इज बैलेंस्ड। और जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। अब दूसरी बात ये है, ये रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम। तो ये जो हमारा वायर है कॉन्स्टेंटन का या मैग्नीन का, ये होता है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लेंथ इसकी। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ऐसे नहीं कि कहीं से पतला है या कहीं से मोटा है। दूसरा इसकी एक चीज दी मिलती है कि ये इसका रेजिस्टेंस जो है वो दिया रहता है और वो टोटल रेजिस्टेंस नहीं दिया रहता है। इसका मतलब क्या है, स्मॉल r का मतलब है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। मतलब एक यूनिट, मान लिया टोटल इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो R इंटू 100 कर दो, उतना ही टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर 2 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है तो R के गुना में 2 सेंटीमीटर कर दो, सिर्फ 2 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहां से A से लेके B तक का अगर रेजिस्टेंस निकालना है और ये जो लेंथ है मान लिया L है, तो ये मान लिया हमने इसका नाम दे दिया L लेंथ। ये तो पूरी लेंथ तो इसकी 100 सेंटीमीटर है, तो B से C कितनी बचेगी, 100 माइनस L बचेगी, 100 माइनस L बचेगी। तो A से लेके P तक जिसका हमने नाम दिया है P का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है R ओम पर सेंटीमीटर, और L लेंथ का कितना हो जाएगा, R इंटू L। तो रेजिस्टेंस ऑफ P, रेजिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। इसी तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ Q कैसे आ जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, लेकिन लेंथ तो B से लेके C तक कितनी है, 100 माइनस L। तो ये P का भी रेजिस्टेंस आ गया, Q का भी रेजिस्टेंस आ गया। R का रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये तो रेजिस्टेंस बॉक्स से आप इसमें लगा दोगे एक सुटेबल रेजिस्टेंस। उसके बाद S का रेजिस्टेंस क्या है, ये तो अननोन है जो कि हमें निकालना है, तो R इज नॉन रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। और S क्या है, S है अननोन रेजिस्टेंस जो कि हमें निकालना है। अब हम क्या करते हैं, वी कैन अप्लाई दी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल इफ दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड देन P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस की वैल्यू रख देते हैं। मैं इस फिगर को हटा देता हूं, मेरे को थोड़ी स्पेस की जरूरत है।
अप्लाई व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो P का रेजिस्टेंस कितना है? P का रेजिस्टेंस है R इंटू एल, स्मॉल r इंटू एल, डिवाइडेड बाई Q का रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r इंटू 100 बाई माइनस एल, 100 माइनस एल इज इक्वल टू R का रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स से जो भी आएगा डिवाइडेड बाई S अननोन रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें R से R तो कैंसिल हो जाएगा, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी? S इधर ले आते हैं, बाकी चीजें उधर, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू R। तो ये क्या आ गया? ये आ गया अननोन रेजिस्टेंस। तो आपको अपने प्रैक्टिकल में अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप पहले क्या करोगे, आपको ये अरेंजमेंट ऐसे पूरा वहां पे सेटअप मिलेगा, इसमें क्या करोगे, आपको ये अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, जो भी अननोन रेजिस्टेंस निकालना है उसको यहाँ पे लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेबल रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल के एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, की को क्लोज करेंगे। की क्लोज करने से इस बैटरी से करंट स्टार्ट हो जाएगा। जब इस बैटरी से करंट स्टार्ट हो जाएगा, आप इस जॉकी को क्या करो, अपने हाथ में लेके इधर से उधर कहीं पे स्लाइड करके देखो, और जब एक ऐसी लोकेशन आपको मिल जाए कि ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, मतलब देयर विल बी नो करंट इन द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, इट मींस आवर ब्रिज इज बैलेंस्ड। फिर आप क्या करो, ये लेंथ, ये मीटर जो लगा रखा है यहाँ पे, ये वहीं पे ऐसे मीटर, 1 मीटर का स्केल वहां पे मिलेगा, तो इसमें आप लेंथ को मैं नोट कर लोगे, ये आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर जो भी आएगी। जब आप इस लेंथ को नोट कर लोगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, और कुछ आपको चाहिए ही नहीं। और आर क्या चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आपने रेजिस्टेंस लगाया था। तो आपने जस्ट क्या करना है, गैल्वेनोमीटर जहां पे डिफ्लेक्शन शो नहीं करता उस लेंथ को मेजर कर लो और इस फार्मूला में पुट कर दो, और R इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, यू कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस S। तो ऐसे बड़े ही आसान तरीके से हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड वायर मीटर ब्रिज। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये करता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे वर्किंग है इसकी। अब इसमें कुछ चीजें जो है हमारे को ध्यान रखनी है। एक तो क्या ध्यान रखना कि जब भी हम इस जॉकी को इसके ऊपर टच करते हैं इधर से उधर, इसको बड़े ही आराम से, ऐसे नहीं कि इसको ऐसा टच कर दिया कि ये वायर जो है इसके ऊपर स्क्रैच पड़ गई। अगर वायर पे स्क्रैच पड़ जाते हैं तो वायर को ऐसे स्क्रैच करने का मतलब क्या है कि आपने इसके ऊपर से खोद दिया, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कम हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम हो जाएगा फिर आप डायरेक्टली ऐसे रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। यहाँ पे हमने इसका पूरे का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन माना है पूरे वायर का, इसलिए ऐसा नहीं करना है कि उसका एरिया ही आप चेंज कर दो। दूसरी बात हमें क्या करना है, देखो ये जो है ये ए पॉइंट जहां से हमने शुरू किया है और ये जो मीटर ब्रिज है, आप उसको चेक करो कि हमारा जो मीटर है वो सही ए पॉइंट से ही है। ऐसा तो नहीं है कि आधा ये इसके नीचे दबा हुआ है, हमारे को रीडिंग दिखाई नहीं देती, या मीटर हमारा यहाँ से शुरू होता है और पॉइंट ए यहाँ से शुरू होता है, वो आप चेक करो। दूसरा क्या होता है, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाने से इसकी कुछ वैल्यू गलत आ सकती है, तो आप क्या करो, एक बार S को यहाँ लगा दो, R को यहाँ, जैसे मैंने अभी भी किया है। दूसरी सिचुएशन में आप क्या करो, R को यहाँ पे लगा दो और S को यहाँ पे लगा दो, तो कोई प्रिंसिपल में चेंज नहीं होगा, फिर एक S की वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट केस में जो S की वैल्यू आई और सेकंड केस में जो S की वैल्यू आती है, उन दोनों की आप क्या करो, एवरेज ले लो। तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि ये जो एरर आने वाला है, यहाँ पे हमारी जो रीडिंग जो है, ये मीटर जो है इस ए पॉइंट से अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है भी तो वो एरर जो है एलिमिनेट हो जाएगा इस तरीके से। तो दिस इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इसमें हमारे को बड़ी एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। दूसरी बात, अगर ये सारे जो रेजिस्टेंस है इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग नहीं है, ऐसा नहीं हो कि ये 100 ओम है, ये मान लिया मात्र 3 ओम है या 2 ओम है या 5 ओम है, ये 200 ओम है, तो फिर तो ये रेजिस्टेंस जो है रीडिंग देगा गलत। लेकिन अगर ये सारे एक दूसरे के थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली बराबर है, एक 50 है, एक 40 है, एक 55 है, एक 45 है, तो फिर बड़ी अच्छी रीडिंग देता है और सबसे अच्छी और एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो ये एक पूरी इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे को एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम यूज करते हैं। अब हम सेकंड इसकी
एप्लीकेशन पे चलते हैं। इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या है, जस्ट ए मिनट। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, इसकी सेकंड एप्लीकेशन ये है कि इसकी हेल्प से हम एक अननोन टेम्परेचर का भी पता लगा सकते हैं। जैसे कहीं पे टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेम्परेचर जो मेजरमेंट किया जाता है वो हमारा इतना टेक्निकली हमारे को वो स्टडी करने का नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर मेजरमेंट जो करना का है वो पूरा एक एप्लीकेशन पार्ट है फिजिक्स का, वो बाद में आप स्टडी करते हो आफ्टर 12th क्लास। लेकिन टेम्परेचर मेजरमेंट करने का मैं एक सिंपल आपको बात बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर, जैसे हम कहीं पे बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैसे निर्धारित किया गया था? वाटर जहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, जैसे हमारा एक खुले में एटमॉस्फेयर है, ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग से आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया या कहीं पे प्रेशर कम कर दिया, नहीं। एक नॉर्मल सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे वाटर जहां पे जस्ट आइस बन जाता है, उसके बाद ये नहीं कि उसका आप और भी ठंडा करते चले जाओ, जस्ट जहां पे आइस बन जाता है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। केल्विन नहीं, याद रखना, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो सेल्सियस जो एक आर्बिट्रेरी हमारी रीडिंग है, आर्बिट्रेरी का मतलब हमारा माना हुआ, वो कोई ऐसे टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं कि वाटर को ही आपने क्यों लिया 0 डिग्री सेल्सियस, आपने इसको क्यों बोला, ये बोला गया और इसी को पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब बन गया? जहां पे वाटर आइस बन जाए उस टेम्परेचर का नाम है 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पे वाटर बॉयल होके वेपर बन जाए। एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे कोई प्रेशर नहीं अप्लाई करना और कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको गर्म करते जाओ। गर्म करते करते आप क्या देखो कि जिस टेम्परेचर पे वो वाटर लिक्विड से वेपर बन जाता है, दैट इज नोन एज 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो टेम्परेचर हमारे को पता है, ये डिफाइन कर रखे हैं। कोई तीसरा टेम्परेचर मेजर करना मान लिया जिसका हमें पता ही नहीं, कोई बीच में है या ज्यादा है, उसको कैसे मेजर करें? तो उसके वैसे दुनिया जान में बहुत कुछ मेथड है, लेकिन हमारा जो अभी हमने सीखा है व्हीटस्टोन ब्रिज, उस प्रिंसिपल के बेस पे हम इसको अप्लाई करके वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी अननोन बॉडी या एनी अननोन स्पेस। तो उसको कैसे मेजर करेंगे मैं उसको डिस्कस करता हूं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें ये P रेजिस्टेंस है, ये Q रेजिस्टेंस है एंड दिस इज R। यहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता, एक ऐसी रोड लगा दे, जैसे ये रोड है प्लास्टिक का, ये मार्कर हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। इस तरह की कोई भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी, ये रेजिस्टेंस R जो है ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आप अपनी मर्जी से इसको वेरी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं, यहीं पे हमें सब कुछ करना है। ये एक बैटरी लगा दी और ये एक की लगा दी, और ये की जो है मान लिया K1 है, ये बैटरी है, और ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसको भी एक की से कनेक्ट कर दिया, इसका नाम मान लिया K2 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर एक प्लेटिनम की वायर लगा देंगे, अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड लेंथ लेते हैं हम लोग, ज्यादा बड़ी नहीं लेते, ज्यादा छोटी भी नहीं लेते। और उस वायर को क्या करो आप, उस वायर को देखो जैसे 50 सेंटीमीटर की है, पहले 25 सेंटीमीटर ऐसे
फिर मोड़ने के बाद बाकी के 25 सेंटीमीटर ऐसे। ऐसा करने से क्या होता है, एक इंडक्शन का इफेक्ट होता है। इंडक्शन के बारे में भी आप कुछ नहीं जानते हो, 3rd एंड 4th यूनिट में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज इंडक्शन। वो इंडक्शन का इफेक्ट जो है वो यहाँ से ऐसा करने से वायर को, उसी वायर को एक बार उधर लेके गए फिर वापस लेके आए और वो उससे खत्म हो जाता है। तो इंडक्शन के बारे में आप कुछ नहीं जानते, बस इतना जान लो कि इंडक्शन का इफेक्ट ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए उस वायर को हम ऐसे करते हैं। अब इस वायर को क्या करो, इस रोड के ऊपर लपेट दो। तो आप सिंपली क्या समझे, एक वायर है वो ऐसे लेके गए, ऐसे मोड़ दिया, फिर वो वायर डबल बन गया, उस वायर डबल को आप इसके ऊपर लपेट दो। तो उस वायर को इसके ऊपर ऐसे वाउंड अप कर देते हैं। तो वो कैसा दिखाई देगा, डबल है ना, वो ऐसा दिखाई देगा, दो स्ट्रिप जाएंगी ऐसे और ऐसे लास्ट में घूम के आ जाएगी। तो ये है प्लेटिनम वायर। अच्छा, इसको मैं हेडिंग लिख देता हूं, टेम्परेचर मेजरमेंट विथ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये वायर का जो है ये है प्लेटिनम का, और इसकी लेंथ जो है स्टैंडर्ड इतनी लेते हैं, बिल्कुल फिक्स नहीं है कि एकदम क्यों लेते हैं, लेकिन ज्यादा छोटा या ज्यादा बड़ा लेने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली हम 50 सेंटीमीटर का इसको लेते हैं। प्लेटिनम का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लेटिनम का क्या है, उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने से नहीं होता है, इसलिए प्लेटिनम का लेते हैं। और प्लेटिनम का वायर बनाना भी बड़ा ही आसान है, वो ड्यूरेबिलिटी या ड्राइंग कैपेबिलिटी जो होती है, ड्रा करना मतलब उसका वायर बनाना इजी रहता है, तो वो उसको इसलिए लेते हैं प्लेटिनम का वायर। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें ये की को क्लोज करते हैं पहले K1 को, तो करंट स्टार्ट हो जाएगा, तो करंट दोनों तरफ जाएगा। फिर K2 को क्लोज करके देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट आया या नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, मतलब इस रेजिस्टेंस की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे। उस सिचुएशन में फिर क्या हो जाएगा, हमारा ये जो मीटर ब्रिज है ये बैलेंस्ड हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज जो अभी बन गया है ये बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस हो जाने के बाद आप P/Q = R/S रख सकते हो। लेकिन S के बारे में तो हमें नहीं पता है, इसको कैसे पता करें, हमें तो इसका टेम्परेचर मालूम करना है। ये एक क्या है, प्लेटिनम वायर है, तो ये अननोन रेजिस्टेंस जो है इसका पता नहीं हमें, देखते हैं कैसे निकालेंगे, बार बार इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। फर्स्ट आप क्या करो, इस प्लेटिनम के वायर को पुट द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आप क्या करो, इस वायर को आप बर्फ के अंदर रख दो। बर्फ का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। आप इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करो, K1 को क्लोज कर दो, करंट स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब आप K1 को शुरू कर दोगे तो P से करंट जाएगा और R से करंट जाएगा, और फिर ये ऐसे पूरा हमारा जैसे व्हीटस्टोन में होता है वो सब कुछ हो जाएगा। ऐसी ये प्लेटिनम वायर में भी करंट आएगा, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, मान लिया ये S रेजिस्टेंस है अभी। तो इस जब हम इसको वायर को इसमें बर्फ में रख देंगे, मान लिया इसका रेजिस्टेंस उस टाइम पे जो है S0 है, तो लेट रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज S0, या मैं इसको ऐसे R0 लिख देता हूं, क्योंकि बुक में R0 लिखा है और आपके नोट्स में भी जो मैंने दिया R0 लिखा है, इसलिए मैं इसको R0 लिख देता हूं। अब इसमें हम इंटेंशनली क्या करेंगे, P और Q की वैल्यू सेम लेंगे। इसका क्या फायदा है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट में P और Q की वैल्यू जो है सेम लेंगे। अब देखो, ये तो हम क्या करेंगे, करंट जब स्टार्ट हो जाएगा इसकी वैल्यू को वेरी करके ऐसा कुछ करेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दिखाए। जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा तो P/Q = क्या हो जाएगा, R/S। तो P/Q = R/S। P और Q तो हमने सेम लिए हैं, तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। P/Q = 1 = R, रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स
एस क्या है अब इस सिचुएशन में, पुट द वायर 0 डिग्री सेल्सियस, इस सिचुएशन में इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर नोट के बराबर है। तो आर नोट, यहां से आर नोट की वैल्यू क्या आ गई, आर आ गई। ठीक है, आप इसको नोट कर लोगे। आर नोट मतलब क्या आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गई इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आपने वैल्यू चूज करी थी, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया था, जो कि एक नॉन वैल्यू होगी आपके लिए, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया है, आपको पता है। तो अब हमारे को आर नोट का पता चल गया, ये है आर के बराबर। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करते हैं। अब क्या करते हैं, इस प्लेटिनम वायर को 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब उबलता हुआ जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, बॉइलिंग वाटर, उसके अंदर रख देते हैं। तो नाउ पुट द वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब फिर आप एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट करते हैं। अब क्या होगा, आपने इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज हो जाने की वजह से थोड़ा बहुत इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। मैं ये नहीं बोल रहा था कि बिल्कुल इसका पता नहीं कितना बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ तो चेंज होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कांस्टेंट होगा। और उस टाइम पे इसका जो रेजिस्टेंस है मैंने उसका नाम मान लिया आर डैश। इस टाइम पे 100 डिग्री सेल्सियस पे लेट रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज आर डैश। अब आप क्या करो, सॉरी इसको मैंने आर 100 लिख दिया, क्योंकि आर डैश में इसका मानूंगा। अब लेट रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज आर 100, कब, जब वायर को आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा। और अब आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ पे भी कुछ और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कुछ और वैल्यू आएगी। तो अब हम देखते हैं, मानते हैं कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करी, जिसके रखने से गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, मान लिया आर डैश है, और रेजिस्टेंस बॉक्स से जो वैल्यू आई वो मान लिया आर डैश है। अब आप क्या करो, दोबारा से यही प्रिंसिपल लगाओ, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। P और Q तो बराबर है, इसलिए 1 के बराबर हो जाएंगे। तो अब 1 इज इक्वल टू आर, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ दिस A टू B या B टू C, जो भी आपने लिया इसका। तो ये तो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से लगाया है, और अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में इस रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, आर डैश, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, प्लेटिनम वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसको हमने क्या माना है, आर 100। तो यहां से आर 100 की वैल्यू क्या आ गई, आर डैश। लेट मी चेक, इट इज विजिबल, यस। अब थर्ड क्या करते हैं, अब वो अननोन रेजिस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर मेजर करना है ना हमें, अब वो अननोन टेम्परेचर जिसका हमें पता ही नहीं, जिसको मेजर करना है, अब इसको हम उस अननोन टेम्परेचर पे पुट कर देते हैं, और फिर हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। एक्सपेरिमेंट को जब आप रिपीट करोगे तो फिर आपने इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करना पड़ेगा, ताकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाए। और अब मैं इस रेजिस्टेंस को, जो भी आप रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज करोगे, उसको मैं मान लेता हूं आर डबल डैश, आर डबल डैश। थर्ड एक्सपेरिमेंट में जब थर्ड टाइम आप कर रहे हो, और इसका रेजिस्टेंस जब आपने एक अननोन टेम्परेचर पे पुट किया, उस टाइम पे मैं इसको मान लेता हूं आर टी। तो अब आप क्या करोगे, दोबारा से अप्लाई करोगे सेम प्रोसीजर एट टी डिग्री सेल्सियस। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो P और Q तो बराबर लिए हमने, 1 इज इक्वल टू आर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, आर डबल डैश, डिवाइडेड बाई एस की वैल्यू अब क्या है, आर टी। तो यहां से आर टी की वैल्यू क्या आ गई, आर डैश के बराबर आ गई। अब हमारे पास ये जो प्लेटिनम का वायर था, इस प्लेटिनम के वायर का रेजिस्टेंस मिल गया हमें, इसकी वैल्यू पता चल गई 0 डिग्री सेल्सियस पे भी, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी, और वो अननोन टेम्परेचर जो हमें मेजर करना है उस पे भी। तो अभी तक जो मैंने किया है, मैं इसको दोबारा से रिवाइज करवाता हूं आपको। आपने क्या करना है,
ये पूरा अरेंजमेंट बना लिया। इस अरेंजमेंट में ये P और Q सेम लिए। एक बार तो इस प्लेटिनम के वायर को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखो, और ऐसा करने के बाद इसको ब्रिज को बैलेंस करने के लिए इसकी एक वैल्यू रख दो। तो इसकी वैल्यू, एक बार आपने इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा, उस टाइम पे इसका जो रेजिस्टेंस है मैंने मान लिया R0, और इसका जो रेजिस्टेंस है मान लिया R है, रेजिस्टेंस बॉक्स से। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपने किया, फिर आप सेकंड करते हो। अब इसको क्या करते हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो। 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लिया इसका रेजिस्टेंस जो है R100 है। तो जब आप इसको चेंज कर दोगे, मतलब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे करोगे, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, R100 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स से भी कुछ और वैल्यू चाहिए आपको, वेरी करोगे आप। तो उस रेजिस्टेंस बॉक्स से जो इसकी वैल्यू आप रखोगे, मान लिया उस टाइम पे R डैश है। अब थर्ड आप क्या करोगे, आप इसको उस अननोन टेम्परेचर पे पुट करोगे जिसको हमें मालूम करना है, और उस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस जो है मान लिया RT है। और जब इसका रेजिस्टेंस RT है, तो इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए दोबारा से रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ पे कोई वैल्यू वेरी करके पुट करोगे, ताकि ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दिखाए, और उस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस जो मान लिया R डबल डैश है। मैंने अभी तक सिर्फ इतना ही डिस्कस किया। अब हमारा जो मेन टास्क है कि टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, अब हम उस पे चलते हैं। तो अभी तक सिर्फ हमारे को इतना पता चला कि ये रेजिस्टेंस या प्लेटिनम वायर जब 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो इसका रेजिस्टेंस R के बराबर है। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो इसका रेजिस्टेंस R डैश के बराबर है। और जब ये वायर जो है एक अननोन टेम्परेचर पे है तो इसका रेजिस्टेंस R डबल डैश के बराबर है। तो अब हम अननोन टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। तो आई हैव टू रिमूव इट बिकॉज आई वांट मोर स्पेस। अब हमारे पास टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन होता है उसकी इक्वेशन हमें पता है कि रेजिस्टेंस आफ्टर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी भी लिख देते हैं इसको, या मैंने सिर्फ टी लिख दिया। तो मैं पहले क्या करता हूं, इस इक्वेशन को अप्लाई करता हूं। जब हम 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका चेंज करते हैं टेम्परेचर, उसकी वजह से रेजिस्टेंस की इक्वेशन क्या बनेगी। तो फाइनल रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस R100 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस R0 या R0 भी बोलते हैं इसको, 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे कितना होगा, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 माइनस 0 100। तो फर्स्ट इक्वेशन एक ये बन गई। अब मैं दोबारा क्या करता हूं, इसी इक्वेशन को अप्लाई करता हूं 0 से लेके T डिग्री सेल्सियस पे। तो T डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद रेजिस्टेंस क्या है, क्या आ जाएगा इसका, T डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस तो RT है। तो RT इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर T, 0 से लेके T तक, T माइनस 0 मतलब T। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, एक बार फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा निकालते हैं, एक बार सेकंड इक्वेशन से अल्फा निकालते हैं, दोनों को बराबर रख देते हैं। जब आप यहां से अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू 100। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इस सेकंड इक्वेशन से जब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू टी। तो ये भी अल्फा की वैल्यू है, दोनों ही अल्फा की वैल्यू है, तो दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगी। तो हम क्या पुट कर सकते हैं यहां से, R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू 100 इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू टी। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ R0 कैंसिल होता है। तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ गई, यहां से टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी
टी को इधर ले जाते हैं, बाकी चीजें उधर चली जाएंगी। टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट आर 100 माइनस आर नोट इंटू 100। तो टेम्परेचर हमारे को पता चल गया। अगर इस प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस पता चल जाए एट 80 डिग्री सेल्सियस, दूसरा इसका रेजिस्टेंस पता चल जाए 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा इसका रेजिस्टेंस पता चल जाए एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो अगर ये तीन रेजिस्टेंस हमारे को पता चल जाए, इसके 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, और T डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो हम ये अननोन टेम्परेचर को मालूम कर सकते हैं। अभी मैंने इससे पहले क्या डिस्कस किया है कि इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस जो है R के बराबर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस R डैश के बराबर है, और T डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस जो है R डबल डैश के बराबर है। क्योंकि ये अननोन रेजिस्टेंस क्या है, ये जो वो रेजिस्टेंस है जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे पुट किए थे इसको बैलेंस करने के लिए, और रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आपने रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट किए थे वो आपको वैल्यू पता थी। तो ये R डैश और R डबल डैश तो आपको पता है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, T की वैल्यू पता चल जाएगी। तो T कितना आ जाएगा, R T की जगह क्या पुट कर सकते हैं, R डबल डैश माइनस R नोट का मतलब R डिवाइडेड बाई R 100 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, R डैश माइनस R नोट का मतलब R इंटू 100। तो ये तीन तो रेजिस्टेंस हमारे को पता है, इनकी वैल्यू को पुट करने से वी कैन कैलकुलेट द अननोन टेम्परेचर। तो हम इस तरीके से एक अननोन टेम्परेचर को मालूम कर सकते हैं जिसका हमें कुछ नहीं पता कि कितना टेम्परेचर है। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ये दो टेम्परेचर की मदद लेनी पड़ेगी। एक बार इस वायर को 0 डिग्री सेल्सियस पे पुट करेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि इसकी टर्म में आ जाएगा, फिर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे पुट करो, इसका दोबारा रेजिस्टेंस निकाल लो, और फिर अननोन टेम्परेचर पे पुट करो, इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, और वो जो रेजिस्टेंस की तीन वैल्यू आएंगी यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट द अननोन टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम इसका एक ये एप्लीकेशन पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम कल दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे इसी से रिलेटेड, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिकल जो मेजरमेंट चल रही है उसमें पोटेंशियल, ईएमएफ और ये सब, या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, पोटेंशियल, ये सब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर। थैंक यू।